हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे विषय भूगोल के बारे में। भूगोल की जो किताब आप और हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन में आज हम लोग बात करने वाले हैं पाठ क्रमांक 7 के बारे में। पाठ क्रमांक 7 जिसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में जो भी टॉपिक्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं उन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब बारी आती है पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने की। आइए हम और आप मिलकर के पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, इत्मीनान से बैठकर देखिएगा क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर। आप देख सकते हैं इन सब वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या के बारे में क्या कहा जाता है। हम अरब की जनसंख्या लेके चल रहे हैं, मतलब भारत की जनसंख्या 1 अरब पार हो चुकी है और ये 2001 में ये कारनामा हमने कर लिया था। हमारी जनसंख्या 2001 में ही 1 अरब पार कर चुकी थी। तो फिर जनसंख्या आखिर है क्या, किसे कहा जाता है? जनसंख्या की परिभाषा क्या? एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक निश्चित क्षेत्र, मान लो आपका कोई मोहल्ला है, मोहल्ले का कोई एरिया तो होगा। आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं तो आप यही बोलेंगे मेरे मोहल्ले की जनसंख्या भाई 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 आपके मोहल्ले की जनसंख्या है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, अगर वो निश्चित क्षेत्र कोई देश हो तो, अगर ये निश्चित क्षेत्र जो बोला गया है शब्द ये कोई देश हो तो किसी देश में रहने वाले कुछ जनसंख्या उस देश की जनसंख्या कहलाती है। निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, रहने वाले लोगों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। हमारे देश में जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या शिक्षित भी है, प्रशिक्षित भी है और रोजगार उन्मुख भी है, स्किल भी है, कौशल भी है। हमारे युवा वाला देश, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है। इसलिए भारत में जनसंख्या का जो है ये मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। जनसंख्या तो है ही, मानव संसाधन की दृष्टि से भी भारत एक संपन्न देश है। हम जनसंख्या क्यों करवाते, जनसंख्या की गणना क्यों करवाते, क्यों लोगों की गिनती की जाती है? हम इन मानवों की गिनती इसलिए करते हैं ताकि ये समझ पाए, इनकी कमियों को समझ जाए, मनुष्य की आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उनको विकसित, शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके। तो इंसान को और ज़्यादा विकसित, और ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा प्रशिक्षित करने के लिए विकास की योजना बनाना हो तो सरकार क्या करवाती है? पहले लोगों तक पहुंच बनाती है, लोगों की जानकारी एकत्रित करती है जनगणना के द्वारा। और जनगणना में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि खाली जनसंख्या की गिनती लगाई जाती है, इसमें लिंगानुपात पता चल जाता है, इसमें रोजगार बेरोजगारी की दर पता चल जाती है, इसमें आपको साक्षरता की दर पता चल जाती है, बड़े बूढ़ों की संख्या पता चल जाती है, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या पता चल जाती है। तो सभी जनसंख्या के एक एक तबके के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, टोटल मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब पता चल जाती है इस एक जनसंख्या गणना से। तो हम इनकी गिनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की योजना बना सके और मानव को संसाधन के रूप में अच्छे से विकसित कर सके। कुल मिलाकर बात यह है कि मानव वही मानव संसाधन कहलाता है जो अपना मस्तिष्क का उपयोग करके साधनों, उपलब्ध साधनों का उपयोग करता है, जिसके पास कुछ न कुछ कौशल हो, जो कुछ न कुछ बनाने की क्षमता रखता हो, वही मानव संसाधन है। मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है? मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी और श्रम शक्ति का उपयोग कर जितने भी साधन प्रकृति में उपलब्ध हैं उनको उपयोगी बनाया है। साधनों को बनाया किसने? मनुष्य ने। मैं अगर आपसे ऐसा कहूं कि फर्नीचर नहीं बनता पेड़ से जब तक इंसान दिमाग नहीं लगाता। खनिज संपदा को निकाल के इस्तेमाल किया किसने? मानव ने। हीरे जवाहरात को तलाश करके उपयोगी बनाया किसने? मानव ने।
लोहे को समेटकर इंजन बनाया किसने, रेल बनाई किसने, इंसान ने। दुनिया में हर सुख सुविधा की चीज़ इंसान ने बनाई है। इंसान के अलावा किसी जानवर या किसी भी जीव जंतु में इतना दिमाग नहीं था कि वो सब काम कर सकते हैं। इसीलिए पूरे इस धरती पर सभी जीवों में सबसे अच्छा जीवन स्तर मानव का क्यों है? क्योंकि मानव ने मस्तिष्क का उपयोग किया है। उसने अनेक कठिन व अविश्वसनीय कार्य भी संपादित किए हैं। आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी को देख लो ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है ये इतना अविश्वसनीय काम है जिसके बारे में कुछ साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते, सपने में तक नहीं आती, ऐसी चीज़ हमने बना दी है। मानव ने पृथ्वी को तो अपने अनुकूल बनाया ही है, पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच सुनिश्चित कर ली है। तो कह सकते हैं कि अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक भी पहुंच को संभव बना लिया है मानव को। इन्हीं गुणों की वजह से तो कहते हैं संसाधन। तो जब मानव इतना सारा काम कर रहा है तो मानव अपने आप में संसाधन क्यों नहीं होगा? इसलिए मानव को उसके मस्तिष्क के गुणों की वजह से संसाधन कहा जाता है। बात समझ में आई? मानव संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके और इससे ज्यादा, उसके लिए मानव को अच्छी तरह से विकसित, शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, किया जाए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार योजना बनाएगी, शिक्षा लाएगी, अच्छी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है, जनगणना। जनगणना एक्चुअल में होती क्या है? जनगणना सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि में की गई एक ऑफिशियल आधिकारिक डेटा होते हैं। तो ये क्या है? जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम होता है। आधिकारिक तौर पर सरकार जो गणना कराती है, वास्तविक जिसे कहते हैं, इसमें कोई घोटाला या घपला नहीं होता। जो वास्तविक जनसंख्या वो आती है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना कराई गई थी और ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन इसे किसने कराया था? लॉर्ड मियो ने सबसे पहले कराया था, इसलिए सबसे पहले जनगणना का नाम उनको दिया जाता है। लेकिन व्यवस्थित जनगणना जिसमें पूरे देश की गई थी उसका नाम था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित जनगणना कराई थी। तो ये ध्यान रखना, जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है, ये भी तय किया गया था। तो जनगणना का जो साल तय किया गया वो 10 साल तय किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या, 11 की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 के हिसाब से भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 लोग भारत में निवास कर रहे थे। ये 2011 की जनगणना है, 121 करोड़ 1,93,422, जिसमें से पुरुषों की संख्या 62 करोड़ 37,24,248, 62 करोड़ 37,24,248 लोग हैं। वहीं महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम ही थी, 58 करोड़ 64,69,174 महिलाएं थी 2011 में। कितनी? 58 करोड़ 64,69,174 थी। और जबकि 2011 की जनगणना 102 करोड़ 87,37,436 थी। 102 करोड़, यानी हम 1 अरब पहली बार कब हुए थे? 2001 की जनगणना में हम लोग 1 अरब क्रॉस कर चुके थे। अब 2001 में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, महिलाएं की क्या थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2011 का पढ़ लो, डेटा बहुत है। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में किया गया, उससे पहले इसका नाम जो था वो यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत बोलते थे। जहां जनसंख्या 2011 के हिसाब से 19 करोड़ 95 लाख है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या के साथ अव्वल नंबर पर है, टॉप पर है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 11 करोड़ 2 लाख के आसपास पड़ता है, तो 21 लाख के आसपास पड़ता है। तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 11 करोड़ 21 लाख जनसंख्या लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर बिहार का नाम आता है। जबकि भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जहां 2011 की जनगणना के हिसाब से केवल 6 लाख लोग रहते हैं। 6,07,000 लोग रहते हैं, केवल इतने कम लोग हैं वहां पर। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक आबादी चंडीगढ़ में है, जबकि वही सबसे कम आबादी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है। आबादी की दृष्टि से विश्व में चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है और जहां विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है।
भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर की बात करें तो 25.07% है, लेकिन मैं बताऊं ये 25.07% भी कम हो चुकी हैं और ये इससे पहले ज़्यादा थी। मतलब वर्ष 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई है, लगभग 3.90% की कमी आई है, लगभग 4% की कमी आई है। तो ये 4% ज़्यादा ही थी पहले और अब कम हो चुकी हैं, तो काफ़ी कमी तो आई है। लेकिन भारत की जनसंख्या जो 10 साल में बढ़ी है वो 18.1 करोड़ बढ़ी है। 18 करोड़ जनसंख्या 10 साल में भारत में बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो अमेरिका की जनसंख्या से भी आगे है। ये भी एक डेटा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या परिवर्तन। भारत में जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है वृद्धि होना या कमी होना। परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जनसंख्या का वृद्धि होना या जनसंख्या में कमी आना, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन कहलाता है। ये प्राकृतिक घटना भी हो सकती है और ये कृत्रिम भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। तो ये प्राकृतिक, अगर बात करें प्राकृतिक वृद्धि की बात करें हम लोग कि प्राकृतिक वृद्धि क्या है, तो उसके कारक है जन्म दर और मृत्यु दर। ये तो प्राकृतिक ही है। जन्म दर ज़्यादा है तो बिल्कुल जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर ज़्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी तो कम होगी, लेकिन फिर भी जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर बहुत कम है, तो जनसंख्या सबसे तेज गति से बढ़ती है। और जन्म दर में कमी आ जाए, मृत्यु दर में भले ही कमी आ जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि दर कम ही हो जाती है, और आजकल ऐसे ही हो रहा है। तीसरा है प्रवास। जब शहरों की और गाँवों के लोग प्रवास करते हैं तो शहरों की जनसंख्या में परिवर्तन आता है, वृद्धि होती है, वही जनसंख्या परिवर्तन है। वहीं दूसरी ओर गाँव से आते तो गाँव में कमी आ जाती है, तो वो भी जनसंख्या की कमी है, परिवर्तन है। जन्म दर होता क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। जबकि ये डेटा की जरूरत नहीं है आपको, इतना डेटा तो हम लोग नहीं लिखते बारीकियों में। मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने लोगों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का जो अंतर होता है वही जनसंख्या वृद्धि है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक साल में 2 लाख लोग पैदा हुए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख लोग पैदा हुए, जन्म दर हो गई, और वहीं 1,20,000 1.2 लाख लोग की मृत्यु हो गई। तो 2 लाख में से 1,20,000 गए तो कितने? 80,000 लोग ज़्यादा हो गए। तो 80,000 लोग जो है ये जनसंख्या बढ़ी है, तो ये वृद्धि तो है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच जो अंतर होगा जनसंख्या में वृद्धि या कमी लाएगा। अगर मान लो मैं बोल दूं कि 1,20,000 पैदा हुए और 2 लाख की मृत्यु हो गई तो 80,000 माइनस करना पड़ेगा, इतनी कमी आ गई है। भारत में यह जनसंख्या जो है प्राकृतिक परिवर्तन कहलाएगा, जन्म दर मृत्यु दर का जो है प्राकृतिक कहलाएगा। और भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक जन्म दर ही तो है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, जनसंख्या वृद्धि जो है कम हुई है, कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि हुई है, बड़ी क्षमा करें वृद्धि हुई है, क्योंकि कम से कम क्या होगा कि मृत्यु दर में गिरावट आएगी तो जो मृत्यु की संख्या वो और कम हो जाएगी। मान लो पिछले साल 1,20,000 लोग की मृत्यु हुई थी, हमने स्वास्थ्य सुविधा बढ़ा दी है तो 1,20,000 की जगह केवल 1 लाख लोग मरे हैं और 20,000 को हमने बचा लिया, तो ये वृद्धि दर 80,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये गलत नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा तो देनी पड़ेगी। लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 मेल पर फीमेल की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1,000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। तो 1,000 पुरुष पर भारत में 940 महिलाएं हैं। तो 940 क्या है? ये लिंगानुपात है 2011 का। लेकिन हाल ही में सरकार ने 2022 का आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार 1,020 महिलाएं हैं 1,000 पुरुष पर, 1,020 महिलाएं 1,000 पुरुष पर। ये ध्यान रखना, हो सकता है ये आंकड़ा आपसे पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना कि 1,020 हो चुकी है, तो हम 2011 की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में था, अभी भी है, अब तो और बढ़ गया होगा। 1,000 पुरुष पर 1,084 महिलाएं हैं, तो वो पहले ही सबसे अधिक था। केरल लिटरेसी में भी आगे हैं, केरल लिंगानुपात में भी आगे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि लिटरेसी की वजह से भी लिंगानुपात कम हुआ, तो ये केरल का डेटा पढ़े जरूर, तो समझ में आ जाएगा कि जरूरी नहीं कि शिक्षित होने की वजह से लिंगानुपात में कमी आई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो केरल का लिंगानुपात सबसे कम होता।
हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम 877 है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 877। और आज भी जब नया डेटा आया तब भी हरियाणा की काफ़ी कम ही है, ज़्यादा वृद्धि भी नहीं हुई। इस प्रकार शिशु लिंगानुपात मिजोरम की बात करें तो वहाँ पर 971 है, मेघालय में 970 है, जबकि हरियाणा में फिर सबसे कम 830। बच्चों में और भी कम है तो 830 है, और दिल्ली में 866 है, जो कि बहुत कम लिंगानुपात है, लेकिन हाल ही में थोड़ा बढ़ा है। ये एक अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो 7 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, जो लिखना और पढ़ना किसी भी भाषा को जानता हो, तो उसे साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना में 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। और भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर 74.4% रखी गई। ये हमें डेटा मिला है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। तो महिलाओं की साक्षरता पुरुषों के मुकाबले तो काफ़ी कम है, और ये बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बराबर लगभग 2-4% का डिफरेंस हो तो ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है ये। वहीं लड़कियों में सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो केरल में है, 91.98%। 92% लड़कियां वहाँ पर पढ़ी लिखी हैं। और वहीं राजस्थान सबसे कम पढ़ी लिखी लड़कियों वाला राज्य है, 52.66%, 52.5% वहाँ पर सबसे कम है। बिहार उसके बाद आता है। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। क्यों भारत में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? क्योंकि भारत में हर जगह मैदान या हर जगह खेती नहीं होती है। कुछ जगह पर्वत है, कुछ जगह पहाड़ पड़े हुए हैं, कई जगह पठार है, कई जगह भूमि ऐसी है कि बंजर है, मरुस्थल है, कोई जगह भूमि पानी में डूबी हुई है। कैसे वहाँ पर इंसान रहेंगे? इंसान वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे जहाँ पर समतल उपजाऊ भूमि हो, जलवायु अच्छी हो, पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो और खेती कर सके, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसलिए वितरण असमान है। जहाँ जनसंख्या कुछ भागों में पास काफ़ी सघन है, तो कुछ भागों में काफ़ी अति दूर विरल जनसंख्या है। गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल भी है तो उपजाऊ भी है, दोमट मिट्टी मिलती है यहाँ पर। गंगा और यमुना नदियाँ हिमालय से जो मलबा बहा के लाती हैं, यही मलबा दोमट मिट्टी कहलाती है। इसी को हम अवसाद कहते हैं। अच्छी जलवायु होने के कारण यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है। इस इलाके में यातायात की सुविधा एवं बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण तटीय समुद्री मैदान जो होते हैं, समुद्र के तटीय मैदान जो होते हैं तटों में, उन मैदानी भागों में भी जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर रोजगार के साधन होंगे। जनसंख्या वहाँ ज़्यादा हो सकती है जहाँ पर कृषि अच्छी हो जाए, इसलिए जनसंख्या का जो विस्तार है वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। न्यूनतम जनघनत्व जो है, सबसे कम जनघनत्व जो है मरुस्थल में मिलेगा। उसके बाद पर्वत पहाड़ क्षेत्रों में और मध्य भारत में जो पठारी इलाका, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? किसी एक इकाई क्षेत्रफल में, जैसे ये एक इकाई क्षेत्रफल है, किसी एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बिहार में बहुत ज़्यादा है। बिहार में 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर मिल जाते हैं। वहीं 1026 या 78 के 46 के आसपास मिलते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। तो बहुत सारे राज्यों में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको यूपी का देखना है तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 लोग यहाँ पर मिलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। वहीं बिहार जो जस्ट यूपी के पास में, वहीं 1002 मिलेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 1029 मिलेंगे। मध्य प्रदेश 236 है यहाँ पर। तो और बाकी पंजाब वाला कुछ रीजन यहाँ पर जो मिलेंगे आपको 551, ये हरियाणा में 573। तो ये एरिया में आपको जनसंख्या घनत्व ज़्यादा मिल रहा है। वहीं यहाँ तमिलनाडु में 555 और 860 मिलेगा आपको केरला में। तो ये देखो जनसंख्या घनत्व वाले चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। जबकि असम में जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा है, 397, काफ़ी अच्छा जनसंख्या घनत्व है असम में। त्रिपुरा में भी 350 है। तो सोचो देखो इन राज्यों में भी जनसंख्या घनत्व काफ़ी अच्छा है, कारण यहाँ पर खेती की जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी खेती तो होती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। राजस्थान में भी कम है, देखो 200।
तो मध्य प्रदेश राजस्थान का जनसंख्या घनत्व काफी, इवन छत्तीसगढ़ का और कम 189। तो आप इसको देखकर पता लगा सकते हो कि जनसंख्या का विस्फोट कहाँ हुआ है, कहाँ ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या का स्थानांतरण की बात करते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है कि जनसंख्या का एक भाग किसी वजह से रोजगार के उद्देश्य से दूसरी जगह पर जाता है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग या स्थानांतरण। गांव या नगर में क्या अंतर है पहले समझ लेते हैं। होता कहाँ से है स्थानांतरण? ज़्यादातर गांव के लोग शहरों की ओर जाते हैं, तो फिर गांव क्या है और शहर क्या है ये भी ज़रूरी है। तो गांव वो है जहां लोगों की मुख्य जीविका कृषि है, पशुपालन और बागवानी होती है। तो गांव वो है जहां पर लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन और जो है बागवानी होती है। वहीं नगर के लोगों की जीविका जो है विभिन्न सेवाओं में, उद्योग और परिवहन में लगे होते हैं, मतलब नगर के लोग व्यवसाय में लगे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वो है जहां पर 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्यों में लिप्त है। शहरी क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जहां पर 75% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार के सर्विस या बिजनेस में लगी हुई है। 25% लोग खेती में लगे हुए हैं, उसको हम लोग शहरी क्षेत्र में श्रेणी में रखते हैं। गांव में भौतिक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, रोजी रोटी आदि की परेशानी होती है, इसीलिए गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं। तो नगर उन्हें आकर्षित क्यों करता है? चकाचौंध उनको जो है आकर्षित करती है, वहाँ का जो रोजगार है वो आकर्षित करता है, लाइफस्टाइल आकर्षित करता है। गाँव से नगरों की ओर और नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, और ये जनसंख्या का पलायन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या स्थानांतरण कहलाता है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गांव के लोग लगातार नगरों की ओर आ रहे हैं और कुछ छोटे जो कस्बे हैं वो नगर में परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए 2001 की जनगणना की बात करें तो 2001 के हिसाब से भारत में 27.8% नगरीय क्षेत्र था, जबकि अब नगरों का जो परसेंटेज है वो 2011 में बढ़ करके 31.2% हुआ है। देखो ये वृद्धि तो हुई है, 27 से बढ़ के 31 हो गया, तो वृद्धि डेफिनेटली हुई है और अब और बढ़ गई होगी। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। हमारे देश में आर्थिक विकास क्यों हो रहा है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा औद्योगिकरण की वजह से आर्थिक विकास हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने से नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। तो नगरीकरण में वृद्धि का मेन कारण क्या है? आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास का मेन कारण क्या है? औद्योगिकरण। इसलिए सीधा बोल सकते हैं कि नगरीकरण में वृद्धि का तीव्र कारण है औद्योगिकीकरण। किसी स्थान विशेष को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के चले जाने को ही जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं, चाहे जो कारण रहा हो। हमारे देश के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी मात्रा में जाते हैं। लगभग भारत से बाहर भारतीय लोगों की संख्या की अगर बात की जाए तो अप्रोक्स 2.5 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा लोग भारत से बाहर नौकरियों के लिए गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों ने दूसरे देश की नागरिकता भी ग्रहण कर ली है। ये सब लोग भारतवंशी कहलाते हैं, भारत के मूल के कहलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि को समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता है जनसंख्या वृद्धि। तो वृद्धि यहाँ की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ग्रोथ हो रही है लगातार, और जनसंख्या में प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाली जो वृद्धि है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। विश्व में लगभग 2.4% क्षेत्रफल है जिसमें जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है? देखिए, हमने जो डेटा पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सही कर देता हूँ। 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हैं, और भारत में प्रतिवर्ष औसतन 1.64% जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो हमारे यहाँ लगातार हर वर्ष वृद्धि तो हो ही रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? क्यों ऐसा है कि भारत में लगातार वृद्धि हो रही है? 1.64% ग्रोथ रेट का कारण क्या है? ये कारण है अशिक्षा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। परंपरागत विचारधारा, हमारी पुरानी विचारधारा, पुत्र प्राप्ति की विचारधारा, फैमिली को आगे बढ़ाने की विचारधारा, मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने की वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। तो मृत्यु दर में कमी आई है तो जनसंख्या ऊपर तो जाएगी, क्योंकि जन्म दर में कमी नहीं आई है, इतनी ज़्यादा नहीं आई है। उष्ण जलवायु भी एक कारण है। भारत की जो जलवायु है वह दूसरे देशों के मुकाबले है। इस एरिया की जो जलवायु है एशिया की,
ये जनसंख्या के लिहाज से, विस्फोट के लिहाज से काफ़ी सही है, इस वजह से यहाँ पर होता है। और अन्य देशों के से स्थानांतरण की वजह से भी भारत में जनसंख्या में परिवर्तन है। अन्य देश में कौन सा देश आता है? बांग्लादेश में किसे आने वाले चकमा और होजांग नाम की जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर जनजाति आ गई हैं। उसके अलावा म्यांमार से हमारे यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी आए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे नेपाली लोग भारत में आते हैं, नौकरियाँ करते हैं। बहुत सारे नेपाली इंडिया में आते हैं, नेपाल से, भूटान से लोग इंडिया में आकर के जॉब करते हैं। तो हमारा एरिया, हमारे क्षेत्र में तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। बढ़ती जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है? कैसे एक बढ़ती जनसंख्या किसी देश की जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है? डेफिनेटली गुणवत्ता को प्रभावित तो करेगी। ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा उगाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भार तो पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा हमारे देश में चीज़ें खाई जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी, तो हम बाहर कैसे बेचेंगे? हमारा तो नुकसान है ना। तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध है, दोनों में काफ़ी गहरा संबंध है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है और आर्थिक विकास जैसे कि कृषि और उद्योग, इसका विकास धीमा पड़ जाता है, इसकी दर ऊंची नहीं होती है, तो देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है और प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आ जाती है। प्रति व्यक्ति आय में भी यहाँ कमी किस वजह से आती है? क्योंकि आर्थिक दर कमज़ोर हो रही है ना, क्योंकि ऊंची नहीं हो पा रही हमारे आर्थिक विकास, इससे आर्थिक दृष्टि से देश कमज़ोर हो रहा है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, संसाधनों का अधिक शोषण होगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण भी तो बढ़ता है, ज़्यादा उपभोग करेंगे तो शोषण बढ़ेगा, संसाधनों का अधिक शोषण होगा ना, संसाधनों को अधिक उपयोग करेंगे, जितने संसाधन होंगे संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे ना, बेरोजगारी बढ़ेगी और संसाधनों का ज़्यादा उपभोग होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अधिक जनसंख्या से क्या नुकसान है? अधिक जनसंख्या होगी तो आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में होगा। आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा, इसका मतलब संसाधनों को ज़्यादा निकालना पड़ेगा, संसाधनों का दोहन ज़्यादा होगा। और अगर संसाधनों का दोहन ज़्यादा होगा तो पर्यावरण प्रदूषण तो अधिक होना लाजमी है, ये तो होगा ही। तो ये भी एक चीज़ हो जाएगी। तो ये कुल मिला के घूम फिर के पर्यावरण प्रदूषण पर ही आती, जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी पर्यावरण प्रदूषण उतना तेज हो जाएगा। अगर हम लोग उच्च जीवन प्रत्याशा की बात करें कि जीवन प्रत्याशा को कैसे बढ़ाया जाए, तो जीवन प्रत्याशा से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं। उच्च जीवन प्रत्याशा तभी कहलाएगी जब न्यूनतम जो है जन्म दर को हम लोग अचीव कर पाएंगे। जन्म दर न्यूनतम होना चाहिए, तभी जीवन प्रत्याशा जो है वो सुखी रहेगी, क्योंकि संसाधन हमारे पास प्योर संसाधन पर्याप्त मात्रा में होंगे। न्यूनतम आश्रितों की संख्या, सभी लोग नौकरी वाले होना चाहिए, सभी के सभी लोग कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहिए। आश्रित लोगों की संख्या कम होगी तो जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, हम फैसिलिटी वाला जीवन जिएंगे। व्यक्ति की आय अधिक होना सबसे मेन चीज़। अगर जनसंख्या में कमी आएगी, न्यूनतम मृत्यु दर होगा, आश्रितों की संख्या कम होगी, तो आदमी की वैसे ही सोर्स ऑफ इनकम बढ़ ही जाएगा। तो ये व्यक्ति की जो इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन व्यक्ति की जो आयु है ना, जीवन प्रत्याशा, वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। इन सभी चीज़ से आय तो बढ़ेगी, आय प्लस आयु दोनों बढ़ेगी, दोनों चीज़ ध्यान रखना, आय और आयु दोनों बढ़ जाएगी, क्योंकि आय बढ़ेगी तो आयु बढ़ना लाजमी है, क्योंकि वो अच्छा इलाज करा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि आय है तो आयु है। ये बड़ा एक ट्रेंड में एक वाक़या चलता है। बात करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के, कम करने के उपाय क्या है, ये ग्रोथ रेट को कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स, जागरूकता वाले पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट है, पढ़ते हैं इनको। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जो प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, उसके अलावा जिला अस्पताल में परिवार नियोजन हेतु सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसी सुविधा को प्रोत्साहन देना चाहिए। परिवार नियोजन मतलब परिवार को, छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं का प्रचार ज़्यादातर चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए नई नई नीतियां बनाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे देश की जनसंख्या कंट्रोल हो सकी है। जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर एक व्यक्ति के पास हर एक चीज़ होना चाहिए, कार, घर, सब कुछ होना चाहिए। अनेक उपाय करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा का विकास हो, जिसके पास शिक्षा है उसके पास रोजगार मिल जाएगा। सार्वजनिक सुविधाओं का भी विस्तार हो, लोगों तक एक एक सुविधा पहुँचे। पौष्टिक आहार का वितरण हो, क्योंकि कुपोषण बड़ी समस्या है।
टीकाकरण होना चाहिए, पल्स पोलियो ड्रॉप जैसी योजनाएं सरकार को चलाना चाहिए, सरकार चला भी रही है। और वैसे भी 1981 के बाद की अगर जनगणना देखें तो 1981 के बाद से लगातार भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक कमी हुई है, लगातार वृद्धि कम हुई है। भारत की जनसंख्या में कमी की यह प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों की वजह से हुई है और लोगों के छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच की वजह से हुई है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, इस सभी सोच की वजह से ये जनसंख्या वृद्धि लगातार कम हुई है। तो दोस्तों हमने समझा कि जनसंख्या की कंट्रोल करने के उपाय क्या क्या है। इस प्रकार समाप्त होता है हमारा ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और हमारा अध्याय नंबर 7 कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ये सारे वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ पर सभी वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं किसी वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहे या ढूंढने में परेशानी हो रही तो घबराने की जरूरत नहीं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, magnetbrains.com पर जाकर के भी आप यूपी बोर्ड का अपना सर्च करके पूरा अपना क्लास का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप भी है MB करके मैग्नेट ब्रेन्स, उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ से भी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी 2, 3, 4 ऐसे कुछ वीडियो दिखा के ये नहीं बोलेगी कि इसको खरीद लो कोर्स को। हम बाय नाउ जैसा कोई ऑप्शन नहीं देते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। कभी भी मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा कूपन कोड लगाने जैसी कोई कोई भी नई चीज़ आपको नहीं देगी। हम बोलते हैं फ्री, 100% फ्री, वॉच 100% फ्री, देखो जितना देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास वीडियो की भरमार है, कोर्स की भरमार है। मैग्नेट ब्रेन्स की जो टॉप कोर्सेज चलाती है उनके नाम कुछ इस प्रकार है: CBSE हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, NCERT बेस्ड जो CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है वो सारा हम लोग यहाँ कंप्लीट कराते हैं। इंग्लिश मीडियम यहाँ पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक मिलेगा, हिंदी मीडियम कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक मिलेगा। वहीं बात करें NTSC की तो NTSC के भी कोर्सेज उपलब्ध है, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE के अलावा नीट, यूपी बिहार, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स करवाता है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।